नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर अमित सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डागुर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय राष्ट्रवादी नेता, भारत के राष्ट्रवादी नेता। मित्रों, इस कड़ी में अपनी 4 कक्षाएं पहले हो चुकी हैं, ये 5वीं कक्षा है और संभवतः इसके बाद में एक क्लास और होगी। इसके 6 पार्ट होंगे और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो भारत के राष्ट्रवादी नेता हैं उनको मैंने लगभग सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया है अपनी तरफ से। आज की क्लास में हम 2 प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में पढ़ेंगे। एक, सबसे पहले बात करूंगा मैं भारत के एक प्रख्यात साहित्यकार, कवि, उपन्यासकार, एक आईसीएस अधिकारी के बारे में, जिन्होंने अपने साहित्य, अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अपनी बात कहने के विरुद्ध अपनी बात कही। अपने साहित्य के माध्यम से जिन्होंने भारत के आम जन तक अपनी पहुंच बनाई, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से जिन्होंने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की अलख जगाने का प्रयास किया, जिन्होंने आजाद भारत का सपना अपने साहित्य के माध्यम से बना, ऐसे एक विद्वान, लेखक, कवि, इतिहासकार, उपन्यासकार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम, जिनको आप बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, जहां पर भी बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आता है आपके जहन में एक गीत आ जाता है जो आप बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से गाते आए हैं, यानी वंदे मातरम। वंदे मातरम जो गीत था वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, कैसे लिखा, कैसे इन्होंने अपने उपन्यास में उसको जोड़ा। इनकी जो पृष्ठभूमि है वो पूरी तरह से एक प्रसिद्ध लेखक, विद्वान या कहें उपन्यासकार या कहें एक कवि के बारे में। इन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन लेखन में बिताया और अंतिम समय तक ये अपने लेखन कार्य से जुड़े रहे। चर्चा करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इनके भी जन्म की। तो इनका जन्म 27 जून 1938, 27 जून 1838 में, 1900 नहीं, 1838 में इनका जन्म हुआ। बंगाल की पृष्ठभूमि से आते थे और बंगाल में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है 24 परगना। 24 परगना का नाम पहले भी सुना होगा आपने। वहीं पर एक गांव था जिसका नाम था काठलपाड़ा। काठलपाड़ा ये गांव है जो कहां पड़ता था? 24 परगना। और 24 परगना कहां है? बंगाल में। तो यहां पर बंगाल के 24 परगना के काठलपाड़ा में इनका जन्म हुआ। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म जो हुआ था ये एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका परिवार, जिसे अपन कहें रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार कह सकते हैं, यानी इनका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था। और ब्राह्मण परिवार से होने के कारण
शिक्षा से जुड़ाव तो था ही था, उसके अतिरिक्त कुछ कुरीतियों से भी इनका सामना हुआ था। ये बात मैंने आपको बताई। चलिए अब बात करते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा की। इनकी जो एजुकेशन हुई वो हुई कलकत्ता में। कलकत्ता में कॉलेज था मोहसिन कॉलेज, मोहसिन कॉलेज। इनकी शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई? मोहसिन कॉलेज, जो कहां पड़ता है? कलकत्ता में। हुगली में भी, पहले हुगली में फिर कलकत्ता में, हुगली और कलकत्ता में इनकी शिक्षा दीक्षा। ये तो हो गई प्रारंभिक बात। अब देखिए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इनका चयन हुआ इंडियन सिविल सर्विसेज में, ICS, और उसके बाद में इनको पद मिला डिप्टी कलेक्टर का, यानी ये SDM कह सकते हैं, SDM बने। और कहां के डिप्टी कलेक्टर बने? जसोर के डिप्टी कलेक्टर। और उसी समय इनके दिमाग में एक बात आ गई कि मुझे क्या करना है? मुझे करना है एक कार्य लेखन, और लेखन के माध्यम से जन जागृति का कार्य करना है, जनता को जागृत करने का कार्य करना है। किसने सोची ये बात? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां तक की बात आ गई। अब बात करते, देखिए इनका, बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ना है तो इनकी रचनाओं के बारे में आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से उपन्यास, कौन कौन सी कविताएं, कौन कौन से लेख इनके द्वारा लिखे गए। इनका पूरा का पूरा फोकस लेखन पर था, तो हमारा भी जब तक हम इनको पढ़ेंगे, हमारा पूरा का पूरा ध्यान इनकी प्रमुख रचनाओं के ऊपर होगा। मैं बात करूंगा इनकी रचनाओं के ऊपर। देखिए, मैंने पहले ही कह चुका हूं कि ये प्रसिद्ध कवि, लेखक, उपन्यासकार थे, और इन्होंने जो अधिकांश कार्य किया अपना लेखन का, वो बांग्ला भाषा में किया। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। तो बंगाली कवि थे ये, बंगाली साहित्य के रचनाकार थे, बंगाली भाषा में इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। मैं इनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तक मैंने नाम क्यों नहीं लिया। मैं उस उपन्यास के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा जिसको आप सोच रहे हैं, यानी आनंद मठ के बारे में। चलिए, उससे पहले मैं बात कर रहा हूं, कहा जाता है कि इनका जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास था वो था दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी, यह उपन्यास इनके द्वारा 1865 में लिख दिया गया था। कब लिखा इन्होंने? 1865। दुर्गेश नंदिनी जो उपन्यास था ये बांग्ला भाषा में है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, ये इनका पहला उपन्यास था। उपन्यास का नाम दुर्गेश नंदिनी। कब लिखा? 1865 में। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। क्लियर? फिर इनके द्वारा अनेक और भी रचनाएं की गई, जैसे कृपाल, कृपाल कुंडला 1872 में ये इनके द्वारा लिखा गया। जैसे जैसे नाम याद आते रहेंगे, ये साल जो है इनका क्रम ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं रचनाएं आपको जैसे जैसे मेरे को नाम याद क्रम से आते रहेंगे, क्रम से नहीं आए तो ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप ये मत समझना, ठीक है। और कृपाल कुंडला, एक इनकी रचना थी मृणालिनी। मृणालिनी, कृपाल कुंडला का लेखन 1872 में नहीं, 1866 में किया था। 1872 में तो इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। मृणालिनी
1869 मृणालिनी की रचना की गई इनके द्वारा 1869 में। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण रचना विश्व वृक्ष की इनके द्वारा रचना की गई 1872 में रचना 1873 में विश्व वृक्ष नामक एक रचना की गई। उसके बाद कृष्णकांत का वसीयतनामा, कृष्णकांत का वसीयतनामा। आपसे हो सकता है पुस्तकों के नाम पूछ ले, तो आपको इन पुस्तकों के नाम ध्यान रखना है बस। कृष्णकांत का वसीयतनामा ये 1878 में इसके पास कृष्णकांत का वसीयतनामा 1878 में लिखी गई। उससे पहले इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, एक रजनी और एक चंद्रशेखर। मैंने कहा ना क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। ये लिखी थी इससे पहले साल 1877 में, रजनी और चंद्रशेखर। राज सिंह, देवी चौधराइन, ये भी इनकी प्रमुख रचना है, राज सिंह और देवी चौधराइन। 1884 देवी चौधराइन, ये दो। कमलकांत रे दफ्तर, ये भी इनकी एक रचना है, कमलकांत रे दफ्तर यानी कलम कमलकांत के दफ्तर। और एक रचना थी इनकी सीताराम। ये सीताराम जो है, इसको भी आपको याद रखना है, ये इनका अंतिम उपन्यास था। अंतिम उपन्यास जो इन्होंने कब लिखा, 1886 में। ये रचना 1885 की है। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। मैं वापस बात कर लेता हूं। दुर्गेश नंदिनी पहली रचना, पहला उपन्यास, फिर कृपाल कुंडला, मृणालिनी, विश्ववृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, रजनी, चंद्रशेखर, राज सिंह, देवी चौधराइन, कमलकांत रे दफ्तर, सीताराम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है उसकी बात करता हूं। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास वो है इनका आनंद मठ। सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आनंद मठ। ये आपको याद रखना है। एक चीज समझना, आनंद मठ को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। आनंद मठ में क्या किया इन्होंने, कहानी के माध्यम से एक कहानी लिखी आनंद की, कहानी के माध्यम से देशभक्ति जगाने का प्रयास किया। किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से
देशभक्ति जगाने का प्रयास किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये देशभक्ति पर आधारित जो उपन्यास है। एक चीज ये ध्यान रखना। अगली इंपॉर्टेंट बात, आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत है। आनंद मठ में ही कौन सा गीत है? वंदे मातरम गीत। एक चीज बता दूं, आनंद मठ की रचना 1870 के आसपास हो गई थी। यह वंदे मातरम गीत इनके द्वारा बाद में लिखा गया और बाद में वंदे मातरम गीत को इन्होंने 1874 में जोड़ा था। किसमें जोड़ा? आनंद मठ में जोड़ा। यानी पहले यह स्वतंत्र गीत इनके द्वारा लिखा गया और उस स्वतंत्र गीत को 1874 में अपने सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम था आनंद मठ, उसमें शामिल किया गया। क्लियर? आनंद मठ के बारे में समझ गए, वंदे मातरम गीत के बारे में भी समझ गए। अब इनके द्वारा, इनके साहित्य से ही एक छोटी सी बात और बता दूं, इन्होंने कृष्ण के बारे में भी बहुत सा साहित्य लिखा और उस साहित्य का नाम था कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र के नाम से साहित्य लिखा और इस नाम से इनके द्वारा कुछ लेख लिखे गए बार बार। जैसे कोई बात लिख दी, फिर अगली कड़ी बाद में लिख दी, तो कुछ लेख इनके प्रकाशित हुए। किस नाम से? कृष्ण चरित्र के नाम से। यानी इसके अंदर इनके द्वारा कृष्ण की व्याख्या की गई। कृष्ण क्या थे, क्या हैं, क्या उनके विचार थे, वो अपने हिसाब से की, नए ढंग से की कृष्ण की व्याख्या। और कृष्ण चरित्र में ही इनके द्वारा जो धर्म को लेकर के आडंबर या धर्म को लेकर के जो गलत बातें थी जिनको श्री कृष्ण से जोड़ दिया गया था, उनके ऊपर चोट की। यानी धार्मिक आडंबरों पर चोट की। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? कृष्ण चरित्र के माध्यम से। यहां तक की बात समझ में आ गई। और भैया 8 अप्रैल 1894 को इनका देहांत हो गया और इनका देहांत हुआ था कलकत्ता में। ये कलकत्ता में ही रह रहे थे, कलकत्ता में ही इनका देहांत हो गया। तो ये बात की अपन ने किसके ऊपर? बंकिम चंद्र चटर्जी के ऊपर। काठलपाड़ा 27 जून 1838, 24 परगना बंगाल। लेखक विद्वान शिक्षा, कलकत्ता, पहले हुगली में, फिर कलकत्ता के मोशन कॉलेज में ICS अधिकारी बने, जयसोर के डिप्टी कलेक्टर बने। इनका प्रमुख जो भारत को जो देन है इनकी, वो देन है साहित्य के दृष्टिकोण से। इनका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, इसका नाम जरूर याद रखना। दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ, ये दोनों आपको जरूर याद रखने हैं। और एक सीताराम जो इनका अंतिम उपन्यास था। तो ये इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं थी। और कृष्ण चरित्र के नाम से इन्होंने लेख लिखे जिसमें इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की या भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या की। जो उनके बारे में गलत विचारधाराएं थी, जो उनके बारे में गलत विचार थे, उनको जनता के मन के से निकालने का प्रयास किया। तो ये बात की हमने किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। अब इसी क्लास में हम एक और राष्ट्रवादी नेता के बारे में बात करेंगे जो एक क्रांतिकारी थे। वो रह गए थे, पहले ही करवा देना चाहिए था मुझे, चंद्रशेखर आजाद के समय ही। वो मेरे दिमाग से निकल गया था कि इनको मैंने पढ़ाया नहीं है या इनके बारे में बात नहीं की है, तो अब कर लेता हूं। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, इनके बारे में मैं आज आपसे बात करने
वाला हूं। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत। ये रास बिहारी बोस अब इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि सुबह मेरा जो विचार था वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करने का था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को पढ़ने से पहले हमें रास बिहारी बोस को पढ़ना पड़ेगा, रास बिहारी बोस को समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो पहले पढ़ेंगे रास बिहारी बोस को, और फिर लास्ट जो पार्ट होगा, अगली जो क्लास होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और एक मास्टर क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी। अभी तक की जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनसे सबसे बड़ी क्लास होगी, वो किसके ऊपर? रास बिहारी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। तो आज पहले बात करेंगे अपन किसके ऊपर? रास बिहारी बोस को लेकर के। तो सबसे पहला, जैसा कि हम सबके बारे में ही पढ़ते आए हैं, सबसे पहले ही हम बात ही करेंगे किसकी? इनके जन्म को लेकर के। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ 25 मई 1886। किसी के जन्म की दिनांक अगर याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसके द्वारा किए गए कार्यों पर आपको दिमाग लगाना है। तो जन्म 25 मई 1886 को बंगाल में, ठीक है, बंगाल में। रास बिहारी बोस प्रारंभ से ही उद्दंड प्रवृत्ति के थे, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई कर लिया, लेकिन देखिए किस प्रकार से ये इन्होंने अपनी उस क्षमता का प्रयोग भारत की आजादी के लिए लगाया। क्लियर? तो जन्म इनका 25 मई 1886 को बंगाल में हुआ, मनमोजी स्वभाव के थे, ठीक। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बंगाल में ही हुई, बंगाल में ही चंद्रनगर नामक स्थान पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हो गई। अब उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद में यहां से ये चंद्रनगर से पहुंच गए साहब देहरादून, और देहरादून कब पहुंचे? 1906 में, जिस समय बंग भंग का विरोध चल रहा था। भारत में राष्ट्रवाद की विचारधारा फैल चुकी थी, भारत में भारतीय कांग्रेस में भी गर्म दल का उदय हो चुका था। क्रांतिकारी, अब क्रांतिकारी जो नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, वो अब अलग तरीके से आजादी प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर चुके थे। उस समय जो भारत में आजादी की लड़ाई के लिए जो लहर चल रही थी, उस समय रास बिहारी बोस 1906 में नौकरी करने के लिए, कार्य करने के लिए देहरादून पहुंचे, और देहरादून में ही इनका जो संपर्क हो गया वो हुआ किससे? अनेक क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ, क्रांतिकारियों के साथ में इनका संपर्क हो गया देहरादून में। क्लियर यहां तक की? अब देखो धीरे धीरे ये और क्रांतिकारियों के संपर्क में आते रहे, भगत सिंह के भी संपर्क में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके धीरे धीरे जो प्रारंभिक जो क्रांतिकारी नेता थे उनके संपर्क में आ गए। सबसे पहली बार इनका जो नाम भारतीय पटल पर आया, भारतीय जनमानस के सामने आया, वो आया 1912 में। भैया 1912 में इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि इनका नाम पूरे के पूरे भारत में फैल गया? वो कांड किया इन्होंने, वो कांड था लॉर्ड होर्डिंग्स, ध्यान आ गया होगा, लॉर्ड होर्डिंग्स पर जो बम फेंकने का काम किया था, बम कांड जो हुआ था 23 दिसंबर 1912 को
जो उनके ऊपर बम फेंका गया था, उसमें ये प्रमुख क्रांतिकारी थे। वो काम करने वाले ये प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। तो एक का एक पूरे भारत में 1912 के अंदर इनका नाम फैल गया। किसका? रास बिहारी बोस का, कि उन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग्स को मारने का प्रयास किया, बम फेंका उनके ऊपर। क्लियर? अब धीरे धीरे अब इन्होंने अपना मार्ग बदल दिया था, धीरे धीरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर के 1912 में ये काम कर दिया। अगले ही साल 1913 में अपने विचारों को लिख करके बंटवा दिया, एक पर्चा बंटवा दिया, और वो पर्चा जो था उसका नाम था लिबर्टी। कौन सा पर्चा बंटवाया? लिबर्टी। लिबर्टी पर्चा कब बंटवाया? 1913 में। और इस लिबर्टी पर्चे में क्या थे? क्रांतिकारी विचार, यानी अपनी बातें कही, जो बातें कहनी थी वो इस लिबर्टी, उसको शीर्षक था, वो एक पत्र में प्रकाशित करवाई, और उसको जो लगभग संपूर्ण भारत में ये कहें जहां जहां आवश्यकता थी वहां पर बंटवा दिया। और इस पत्र की, इस पर्चे की, क्रांतिकारी विचार तो थी, इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी कि आजादी भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। आजादी भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। ये बात कौन से पत्र में, कौन से पर्चे में छपवाई गई? लिबर्टी पर्चे में। वो कब बंटवाया गया? 1913 में। किसने बंटवाया? रास बिहारी बोस में। अब देखिए, उसी समय ये देहरादून के पास, देहरादून थोड़ा आगे आ जाओ, पंजाब। पंजाब में क्या हुआ? 1915 में धीरे धीरे घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। 1915 में भारत में एक आंदोलन चला था, भारत की बात कर रहा हूं, गदर आंदोलन। और उस आंदोलन का केंद्र बना पंजाब। पूरे भारत में ही था, लेकिन उसका केंद्र कौन था? कौन सा था? पंजाब था। और इसी गदर आंदोलन की जो योजना थी वो तैयार की गई रास बिहारी बोस के द्वारा। यहां तक की बात समझ में आई? इसकी योजना किसके द्वारा तैयार की गई? पंजाब में तो केंद्र था, और योजना क्या थी? योजना समझिए, योजना थी संपूर्ण भारत में क्रांति करने की। पंजाब उसका केंद्र था, पंजाब में, पंजाब के आसपास के क्षेत्र में ये आंदोलन चल रहा था, और इनके द्वारा योजना बनाई गई। और योजना के जिस प्रकार से, देखो 1857 की क्रांति में 31 मई का दिन तय कर दिया गया था, उसी प्रकार से गदर आंदोलन को संपूर्ण भारत में एक साथ, पंजाब में चल रहा था, संपूर्ण भारत में एक साथ विस्फोट करने का, या संपूर्ण भारत में इस क्रांति की तरह इसको फैलाने का दिन तय कर दिया गया था 21 फरवरी। यानी 21 फरवरी 1915 के दिन संपूर्ण भारत में एक और क्रांति होनी थी। किसके नेतृत्व में? रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। लेकिन उस गुट में, इनके मित्रों में, इनके क्रांतिकारी साथियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा इस योजना की जानकारी, ध्यान दीजिए, इस योजना की जानकारी किसको दे दी गई? अंग्रेजी सरकार को दे दी गई।
यानी इन्हीं के किसी साथी के द्वारा मुखबरी कर दी गई, अंग्रेजों को बता दिया गया कि इस प्रकार से फरवरी के महीने में 21 तारीख के दिन संपूर्ण भारत के अंदर क्रांति होने वाली है। और वो मुखबरी करने वाला कौन था? नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। कृपाल सिंह नामक एक व्यक्ति था जिसने इनके साथ गद्दारी कर दी और ये योजना पूरी की पूरी अंग्रेजी सरकार के पास पहुंच गई और इससे ये क्रांति होने से पहले ही असफल हो गई। क्यों असफल हुई? क्योंकि उसने पूरी डिटेल दी कि कौन कौन व्यक्ति कहां कहां नेतृत्व करेगा, किस किस के हाथों में नेतृत्व रहेगा, कहां कहां किस किस प्रकार से क्रांति की जाएगी, कहां कहां आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो उन सभी व्यक्तियों को, उन क्रांतिकारियों को क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे क्रांति असफल हो गई। यानी एक गदर आंदोलन चलने वाला था, एक क्रांति होने वाली थी, वो असफल हो गई। इसके अलावा इनके द्वारा अनेक ऐसे काम किए गए थे, लेकिन ये काम ऐसा था जिससे वो सरकार की हॉट बिल्कुल नजरों में आ चुके थे कि अब इसको पकड़ना ही पड़ेगा, लेकिन बड़े तेज थे। उसी समय यहां से पहुंच गए कहां पर? जापान। कहां चले गए? जापान चले गए 1915 में ही। और वहां जाकर के इन्होंने 1915 में गए थे भैया ना, 1915 जापान में जाकर के एक तोशिका नामक एक युवती से विवाह किया। और जैसे ही उन्होंने जापान में तोशिका से विवाह किया, उनको क्या मिल गई? जापान की नागरिकता मिल गई। अब आपको एक चीज समझनी है यहां पर कि ये जापान ही क्यों गए? क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और जापान और इंग्लैंड एक दूसरे के विरोधी थे। विरोध में मतलब आपको पता है स्टार्टिंग से विरोध। तो ये इस प्रकार से ये पहुंच गए जापान। दूसरा, जापान भारत को सपोर्ट भी करना चाहता था। जापान की नागरिकता प्राप्त कर ली इन्होंने और अब जापान में स्थायी रूप से बस गए। धीरे धीरे क्या किया इन्होंने? अब जापान के जो नेता थे वहां पर उन नेताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। संपर्क बढ़ाया, संपर्क बढ़ा करके जापान के जो जापानी सरकार थी, जापान के प्रमुख जो राजनीतिक नेता थे, उन सभी से समर्थन लिया। किसके पक्ष में? भारत की आजादी के पक्ष में। क्या जुटाया? समर्थन जुटाया। कहां पर? जापान में। अब धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता जापान में भी बढ़ने लग गई थी और इससे जो जापान में और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भारतीय रह रहे थे वो अब इनको अपना नेता मानने लग गए। इसका इन्होंने लाभ भी उठाया और इनके द्वारा उसी समय 1916-17 में दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन बुला करके, यह सम्मेलन कहां पर हुआ था? ध्यान रखना, टोक्यो में। कहां पर बुलाया गया सम्मेलन? टोक्यो में बुलाया गया। और इस समय इस सम्मेलन में इनके द्वारा भारत की स्वतंत्रता पर विचार किया गया कि भारत को स्वतंत्रता कैसे दिलाई जाए। ये विचार कहां कर रहे हैं? टोक्यो सम्मेलन में। कहां पर? जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर। उस समय की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की, भारत की स्वतंत्रता पर चर्चा की और इसी समय एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंडियन
भारतीय आजादी, देखो भारतीय स्वतंत्रता पर विचार कर रहे हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता पर विचार करने के लिए या भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त, भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस नाम का एक लीग बनाया गया। कौन सा लीग? इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये बातें चल रही है 1915-16 की, है ना, तो 1915-16 की, और ये बात है जो ये सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 1915 के अंदर, और 28 से 30 मार्च, उसी समय चले गए थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब धीरे धीरे जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की तो स्थापना कर दी, और अब इनके द्वारा भारतीय आजादी के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का विचार किया गया। और उस सशस्त्र सेना के गठन के विचार के लिए इनके दिमाग में आया कि क्या आजाद हिंद फौज, कई विद्यार्थी जिनको जानकारी नहीं है उनको वो आजाद हिंद फौज का नाम आते ही सुभाष चंद्र बोस का नाम याद करते हैं। ध्यान दीजिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा ही की गई थी। क्लियर? तो जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस नाम का लीग बनाया गया, इसका जब दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ, किसका? लीग का, वो मार्च में था पहला, और ये जून में था। ये काफी लंबे समय तक चला था, शायद 14 से 23-24 जून तक। तो कब हुआ था? जून माह में। और इनके द्वारा अब एक चीज समझना, दूसरा सम्मेलन जो हो रहा है वो हो रहा है बैंकॉक में, पहला टोक्यो में, दूसरा बैंकॉक में। और यहीं पर बैंकॉक में इनके द्वारा एक आह्वान किया गया कि अब जो आजाद हिंद फौज है जिसका गठन किया जाएगा, ये आजाद हिंद फौज अब भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य करेगी। आजाद हिंद फौज का आह्वान किया बैंकॉक में, जो दूसरा सम्मेलन था उसमें। क्लियर? और अब आजाद हिंद फौज, देखो इससे पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें जापान ने क्या किया था, 50,000 से ज्यादा जो भारतीय सैनिक थे इंग्लैंड की तरफ से जो लड़ रहे थे, उन सैनिकों को बंधक बना रखा था। और इन्होंने जापान की सरकार से बात करके इन 50,000 सैनिकों को रिहा करवा लिया। और रिहा करवा के, और ये किस में शामिल हो गए? ये शामिल हो गए आजाद हिंद फौज में। किस में शामिल हुए भैया? बंद करो भैया इसको। आजाद हिंद फौज में ये शामिल हो गए। और इस प्रकार इन 50,000 सैनिकों से इनका जो पहला संगठन बना, जो आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई सबको आपको? अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने भारत में फोन किया, संपर्क साधा, किसके साथ? सुभाष चंद्र बोस के साथ।
और सुभाष चंद्र बोस को भी अब कहां बुला लिया? जापान बुला लिया। वो किस प्रकार गए थे, कैसे हुए थे, वो हम पढ़ेंगे जब हम सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुला लिया और अब उनको कहा कि आपका कार्य यह है कि आप आजाद हिंद फौज के लिए कार्य करें। आजाद हिंद यानी हिंदुस्तान और उसको आजादी दिलाने वाली फौज, इस फौज के लिए कार्य करें और कार्यों के लिए प्रेरित किया कि अब आपको आजाद हिंद फौज के लिए कार्य करना है। और सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंच गए? जापान पहुंच गए। एक चीज और ध्यान रखना, इन्होंने जब इस फौज का गठन किया था तो उस समय एक बात कही थी, वो इंपॉर्टेंट बात है कि भैया सुसंगठित होकर के, सशस्त्र होकर के यानी शस्त्रों के साथ होकर के ही भारत को आजादी मिल सकती है। यानी भारत की आजादी के लिए सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र क्रांति आवश्यक है। ये एक विचार किसका था? सुभाष चंद्र रास बिहारी बोस का। और इन्होंने कहा कि हमें भारत की आजादी के लिए जो इंग्लैंड की विरोधी ताकतें हैं उनके साथ संपर्क कर लेना चाहिए और उनसे संपर्क साध करके हमें उनसे मदद लेनी चाहिए और हमें भारत को आजाद करवा लेना चाहिए। तो दो बातें इंपॉर्टेंट कही। एक तो कही कि भैया भारत की आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र विद्रोह आवश्यक है। दूसरी कि भारत आजाद तब हो सकता है जब इंग्लैंड विरोधी ताकतें भारत के साथ आए और इसके लिए भारत को उनसे संपर्क साधना चाहिए कि भैया आप हमारी आवश्यकता कीजिए। क्लियर? अब देखिए सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी, लेकिन उससे पहले इन्होंने ये कमान सौंपी थी कैप्टन मोहन सिंह को। किसको सौंपी थी? कैप्टन मोहन सिंह को आजाद हिंद फौज का प्रधान बना दिया था। और कैप्टन मोहन सिंह के बाद में किसको बनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया था। क्लियर? अब धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, 1943 का समय आ गया और 4 जुलाई 1943 को इन्होंने आजाद हिंद फौज की जो बागडोर है वो किसको सौंप दी? नेताजी को सौंप दी। नेताजी कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इससे पहले कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, और कैप्टन मोहन सिंह के बाद में नेताजी को इसका प्रमुख बना दिया गया। और आपको ध्यान हो कि एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन भी किया था उन्होंने, रास बिहारी बोस ने। इसी समय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग लीग की बागडोर भी किसको सौंप दी? तो नेताजी को सौंप दी। INA यानी आजाद हिंद फौज की बागडोर भी किसको सौंप दी? तो भी वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। ये दोनों कार्य इन्होंने कि भैया अब जो पूरा का पूरा काम है वो कौन संभालेंगे? वो सुभाष चंद्र बोस संभालेंगे। और मैं जो हूं वो केवल अब परामर्शदाता के रूप में रहूंगा, वृद्ध भी हो चुका हूं, अब मैं परामर्शदात्री समिति में बैठ जाऊंगा, यानी अस्थायी परामर्शदाता खुद रास बिहारी बोस। क्लियर? और
धीरे धीरे कुछ समय बाद में ही 21 जनवरी 1945 1945 को इनकी मृत्यु भी इनकी जापान में ही हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद में नेताजी ने एक बात कही थी, नेताजी वर्ड जहां यूज कर रहा हूं वहां पे आपको समझना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? कि भैया जो पूर्वी एशिया है उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो जन्मदाता थे वो रास बिहारी बोस थे। उन्होंने क्या कहा कि रास बिहारी बोस पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता के जन्मदाता थे। ये बात किसने कही है? नेताजी ने। रास बिहारी बोस पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जन्मदाता थे। ये बात किसने कही? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये बात कही गई और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 जनवरी 1945 को। अब मेरा रास बिहारी बोस को पढ़ाने का या बताने का मूल उद्देश्य यही था कि मैं सीधा किस पे पहुंच जाऊं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। और अगली क्लास में पूरी जो बात होगी वो अपनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे होगी, फुल डिटेल में बात होगी। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।